Now we have come to the third lecture of inequality. So let us see. Here ये कहीं न कहीं इस इनइक्वालिटी के पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा, टाइप्स भी डिस्कस कर लूँगा, ये बता दूँगा कि इनइक्वालिटी कितने कितने तरह के होते हैं, ये चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। दैट इज x 2 पावर x माइनस 1 3 पावर x माइनस 9 x माइनस 3 लेस देन 0। इन क्वेश्चंस को आप देखिए, कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसे ट्राई करें। जस्ट टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, जस्ट डू दैट। ओके, शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल करना है, तो सवाल का पहला स्टेप याद किया जाए। पहला स्टेप क्या था, क्योंकि ये पिछले 2 लेक्चर में मैंने हर स्टेप लिखा था, फिर उसके बाद से सवाल सॉल्व किया था। लेकिन अब क्या करना है हमें, अब हमें याद करना है। तो याद कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, बस यही देखना होता है ये वाला पोर्शन कब 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0। भाई ये तो 0 0 0 मतलब x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये कब 0 होगा, तो इसको लिख लो यार, 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 पावर x इक्वल टू 1 एंड 1 कैन बी रिटन एज 2 पावर 0। इसका मतलब 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 0 यानी x इक्वल टू 0। यानी ये भी कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, तो ये ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा। तो फिर इसे भी चेक कर लेते हैं, ये कब 0 होगा, चेक कर लेते हैं। ये कब 0 होगा, व्हेन 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। यानी ये कब 0 होगा, तो 3x इक्वल टू 3 पावर x इक्वल टू 9 एंड 9 कैन बी रिटन एज 3 पावर 2। सो 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर 2। इसका मतलब x इक्वल टू 2। यानी ये बात समझ में आए कि अगर x इक्वल टू 2 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। आपको बात समझ में आना चाहिए। फिर तीसरे ब्रैकेट को लेके और कहीं ना कहीं इस पे वर्कआउट करो कि ये कब 0 होगा, तो इसका तो सीधे दिख रहा है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 कब, व्हेन x इक्वल टू 3। ये काम हम पहले भी किए थे। कहीं ना कहीं ये सब डायरेक्ट हुआ करता था, तो इसमें से निकाल देते थे कि x 3 रहेगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल टाइप का आ गया, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा। तो ये कब 0 होगा, तो जस्ट मैंने इसको 0 पुट किया और पुट करने के बाद x की वैल्यू 2 आई। इसका मतलब अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा। पहला काम यही होता है, क्योंकि सबसे पहला काम तो फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज किया हुआ मिल गया, तो अब दूसरा काम होता है कि जितने फैक्टराइज पार्ट हैं उन सारे पार्ट में ये चेक करना होता है कि x की कौन सी वैल्यू डाली जाए कि वो वाला ब्रैकेट 0 हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके देख लिया कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं। तो पहले में ये समझ में आया कि अगर x की वैल्यू 0 रखें तो ये कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। दूसरे को जब हमने सॉल्व किया तो ये समझ में आया कि यहाँ अगर x की वैल्यू 0 रखें तो भी ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी सॉल्व किया। जस्ट सी दैट, ये भी सॉल्व हुआ। तो इससे भी यही निकल के आया। तो कहीं ना कहीं इससे ये निकल के आया, तो अब हम इसे इरेज कर सकते हैं। ओके फाइन। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे देखा जाए तो ये 3 पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन x इक्वल टू 2। व्हेन x इक्वल टू 2, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 2 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेशन किया गया है। तो ये कैलकुलेशन अब मैं हटा दिया, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप छोटे क्लास में भी कर चुके हो। डन। यहाँ पे ये तो इजी था, हम पहले से करते आ रहे हैं। दिस इज x इक्वल टू 3। इतना निकालने के बाद से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कहीं पे कोई चीज़ अनडिफाइंड है। तो नहीं है अनडिफाइंड, क्योंकि ये जनरली एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कोई वैल्यू डालो, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लीनियर वैल्यू है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो ऑलवेज क्या होता है, रेडी होता है हर वैल्यू के लिए। तो इसमें कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जो कि कहीं ना कहीं अनडिफाइंड होने के चांस है। तो फिर तो हम अनडिफाइंड से फ्री हो गए, है ना। यानी तीसरा स्टेप पार कर गए। चौथा स्टेप क्या कहता है, फटाफट एक नंबर लाइन बना दो। ठीक है सर, नंबर लाइन बना दिया। नंबर लाइन बनाने के बाद क्या करना है, नंबर लाइन बनाने के बाद जितने वैल्यूज आपने लिए हैं ना, सारे वैल्यूज को लिखना शुरू करो। तो हमने क्या लिए हैं, हमने 0 लिए, हमने 2 लिए और हमने 3 लिए। अब इस सवाल में एक नई चीज आपको मिलेगी। क्या मिलेगी कि आप देखो यहाँ पे 0 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। अगर x इक्वल टू 0 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये कुछ रिपीट हो रहा है, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। मतलब एक ही टाइप की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है।
तो कहीं ना कहीं x इक्वल टू 0 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं समझो कि इन दोनों का स्क्वायर टाइप का फंक्शन हो रहा है। मतलब यू विल टेक इट एज कि कहीं ना कहीं एक टाइप के वैल्यू 2 बार आ रहे हैं, मतलब एक टाइप के वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है ना। तो इसको इवन पावर की कैटेगरी में लोगे। किसको लोगे, किस कैटेगरी में, इवन पावर की कैटेगरी में आप लोगे। यू विल टेक इन द कैटेगरी ऑफ इवन पावर, क्योंकि एक ही वैल्यू अगर 2 बार आते हैं तो आप उस इवन पावर की कैटेगरी में लेते हो। अगर एक ही वैल्यू 3 बार आएंगे तो काउंट पावर 3 की कैटेगरी में लोगे, यानी 8 पावर की कैटेगरी में लोगे। अगर एक ही तरह के वैल्यू 4 बार आते हैं तो उस कैटेगरी को कौन सा कैटेगरी लोगे, पावर 4 की कैटेगरी में लोगे, यानी अगेन वो इवन पावर की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 2 ब्रैकेट से सेम वैल्यू निकल के आए हैं, तो इन दोनों को एक साथ में इवन पावर की कैटेगरी में लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। ऑब्वियसली जिनका इवन पावर होता था तो 0 यानी जो भी वैल्यू रहती थी वो एक बार लिखी जाती थी, लेकिन अब इन दोनों के वैल्यू को हम इवन पावर के रूप में ट्रीट करने वाले हैं। इवन पावर कैसे ट्रीट किया जाता था देखते हैं। पहली चीज, इवन पावर को हम इंपॉर्टेंस देते थे थोड़ा सा। कैसे देते थे इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। अब कैसे करते थे, तो फिर सारा तो आसान है, हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 3 आया है इससे, 8 पावर है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 आया है किससे, इससे, पावर 8 है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं। प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब इससे जो ये आया है तो ये जो वैल्यू है 0 इनसे आया है और इनका इवन पावर लिया गया, तो यहाँ प्लस का माइनस नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। यही तो करते थे इवन पावर में। अब क्या है कि इवन पावर वाले वैल्यू को हम बहुत ज़्यादा पर्सनली ट्रीट करते हैं। इवन पावर वाले वैल्यू को हम बहुत ही पर्सनली ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें देखते हैं कि ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होगी कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कब एक्सेप्ट होगी, जब ये पक्का हो जाता है कि ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी तो छोड़ दो। लेकिन जब ये पक्का हो जाता है कि ये इवन पावर वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं है तब तो आप छोड़ दो। लेकिन अगर ये पक्का हो गया कि ये एक्सेप्टेड है तो चाहे कुछ भी हो जाए इस वैल्यू का आंसर में लिखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने ये चेक करा, तो ये चेक करना है कि एक्सेप्ट होगा कि नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चले आओ और यहाँ आके देखो क्या इसमें इक्वल टू लगा है, क्या इसमें इक्वल टू लगा है, नहीं, इसमें इक्वल टू नहीं लगा है। अगर इसमें इक्वल टू नहीं लगा है तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर इसमें इक्वल टू नहीं लगा है तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चलो ये चला गया, अब चला गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैंने ऐसा गोला कर दिया, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है, उसके अलावा भी चाहे तो आप और लोग कर सकते हो, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हमेशा लेते हैं। अब देखो एक और चीज़ यार, यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वल टू नहीं है तो यहाँ दोनों जगह भी गोला पड़ जाएगा, ये बात आपको समझना है। ये दोनों जगह भी गोला लग जाएगा, है ना। अगर कहीं ना कहीं इक्वल टू वहाँ पे नहीं है तो गोला तो हर जगह लग जाना है, ये बात समझ जाना आप। इक्वल टू नहीं है तो गोला हर जगह लगना है, तो गोला यहाँ भी लगेगा और गोला यहाँ भी लगेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अब कहीं ना कहीं इसमें हम x की वैल्यू के बारे में हम सोच सकते हैं। कैसे, ये लेस देन इक्वल टू है तो कौन सी वैल्यू होगी, एक ये वाली वैल्यू होगी और कोई वैल्यू नहीं होगी। तो वैल्यू x की क्या होगी, x की वैल्यू 2 to 3 होगी, x की वैल्यू 2 to 3 होगी। दोनों ओपन ब्रैकेट होगा, क्यों, क्योंकि ओपन है। एक बात समझो, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और थोड़ा सा चेंज करने के बाद फिर भी मैं आपसे इसके बारे में बात करता हूँ। इस वैल्यू को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, जस्ट माइंड इट, सी हियर। इतना आपको समझ में आ गया, ये आंसर आप लिख लो। अब कहीं ना कहीं मैं एक करता हूँ कंडीशन, यहाँ लगा देता हूँ मैं क्या, इक्वल टू लगाने के बाद से सवाल में क्या बनता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इक्वल टू लगाने के बाद से जब ही आप यहाँ पे आए तो जाके चेक किए 0 एक्सेप्ट है कि रिजेक्टेड, तो मालूम चला 0 इज एक्सेप्टेड, तो 0 एक्सेप्टेड हो गया। तो आप फटाफट आप क्या करोगे, ऐसे डॉट लगा दोगे, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू है तो डॉट हर जगह लग जाएगा, पहले तो ये समझ जाओ, है ना। अब लगने के बाद से क्या है, लगने के बाद से
अब आंसर में देखोगे तो आंसर केवल माइनस वाला आ रहा है, तो माइनस वाला आंसर लिख लिया, दैट इज 2 to 3, दैट इज 2 to 3, ये आंसर लिख लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये डॉट लग गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइंड इट। हम भले यहां माइनस वाला आंसर लिख रहे हैं, लेकिन एक बात समझना कि यहां पे आप देखो कि कहीं ना कहीं हमने माइनस वाले वैल्यू को एक्सेप्ट करा, लेकिन इंपॉर्टेंस कैसे दी जा रही है, ये वैल्यू एक्सेप्ट हो चुकी है। तो ये भले प्लस के बीच में है, लेकिन इस वैल्यू को आप लिखोगे, भले ये प्लस के बीच में है, लेकिन इस वैल्यू को आप लिखोगे और इस वैल्यू को ऐसे कुछ लिखोगे। यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर एक्सेप्ट हो गया तो इस वैल्यू को आप लिखोगे। यहां भले हमने माइनस वाली वैल्यू उठाई है, हमने माइनस वाली वैल्यू उठाई है, हमने यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू उठाई है, ध्यान से देखो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वैल्यू तो हमने लिख दी, लेकिन ये जीरो कहीं ना कहीं प्लस के बीच में था, फिर भी लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये इवन पावर का पार्ट था। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि अगर एक्सेप्ट हो गया तो इस वैल्यू को लिखना है, रिजेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट हो गया तो आपको लिखना है, ये बात समझ जाओ। दूसरा लर्निंग आपको इसमें मिला कि इवन पावर की बात हुई इसमें किसकी बात हुई? इवन पावर की बात हुई इसमें, कि अगर इवन पावर बन रहा है तो कैसे बन रहा है कि एक ही वैल्यू अगर दो ब्रैकेट से एक ही वैल्यू सेम आ रही है, सेम वैल्यू दो बार आ रही है, तो ऐसे केस में इसको इवन पावर के रूप में हम ट्रीट करेंगे। ये लर्निंग आपको यहाँ से मिली होगी, है ना। लेकिन अगर यही 3 टाइम्स आती तो कहीं ना कहीं इसे 8 पावर के रूप में ट्रीट करते, तब ये प्लस रहता और यहाँ माइनस हो जाता, है ना, माइंड इट। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा सा और बदल देता हूं और आपको वहां भी पहुंचा देता हूं। लेट अस सी दिस। यहां तक का कहीं ना कहीं क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गया कि कैसे मैंने सवाल को सॉल्व किया, कैसे मैंने इवन पावर को इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन इसी सवाल में थोड़ा मैं बदलाव करता हूं। सेम सवाल है, सेम सवाल में बदलाव मैं क्या करता हूं, यहाँ x लिखा है, मैं x की जगह पे क्या कर देता हूं, x स्क्वायर कर देता हूं, x स्क्वायर कर देता हूं। जब ही मैं x स्क्वायर कर दिया तो क्वेश्चन उठा, फिर क्या होगा सर, क्या आंसर आएगा? तो यहां पे देखो, अब कहीं ना कहीं फिर से हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां देखो, यहां x इक्वल टू 0 जिससे आया है वो इवन पावर पहले ही है, और यहां x इक्वल टू 0 एक बार और आ गया। तो x इक्वल टू 0 कितनी बार आया? यहां 2 बार और यहां 1 बार, यानी टोटल कितना हुआ? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हो गया, तो अब ये टोटल मिला के क्या हो गया? 8 पावर। टोटल मिला के क्या हो गया? 8 पावर। और जब 8 पावर हो गया तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, इसके बाद अगर ये प्लस था तो इसके बाद यह क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। माइंड इट, मैंने सारा चीज सेम रखा, बस यहाँ पे एक बदलाव करा, है ना। यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। जस्ट सी टू इट। सोचो यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो यार कितना बड़ा बदलाव हो गया, वैल्यू लिखने में बहुत कुछ बदल गया, है ना। यहाँ 0 था, वैल्यू लिखो तो वैल्यू क्या आएगी? -∞ to 0। ठीक है, 0 एक्सेप्टेड होगा, हाँ, इक्वल टू है तो एक्सेप्टेड होगा, फाइन। दूसरा क्या होगा? 2 to 3, है ना, 2 एक्सेप्टेड होगा, हाँ, 3 एक्सेप्टेड होगा, हाँ। क्यों एक्सेप्टेड होगा? क्योंकि यहाँ इक्वल टू है। जस्ट माइंड इट। तो आपको समझ में ये बात आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, 3 तरीके से मैंने इसमें बदलाव किया और बातों को समझाने की मैंने कोशिश करी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं x² - 4 एंड दिस इज x² - 1 इज लेस देन 0। ऐसा सवाल है। देखो यार, इनइक्वालिटी को अफेक्ट कौन करता है? जस्ट ट्राई इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। Waiting for some time. Okay, you must have tried. कुछ न कुछ आंसर आया होगा। Let us see. मैच करें क्या हुआ। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पे इंपॉर्टेंस देने वाली बात है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस वैल्यू का फंडा है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। आप कहोगे ठीक है सर, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव आ गया तो
तो यार जो भी है ये बात तो समझ लो कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है अगर x रियल नंबर है। तो सर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कब करती है ये तो एटलीस्ट जान लो। तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट तब करती है जब x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो आप सोचो यार एक मिनट, चलो आप एक मिनट ये सोचो कि अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा, है ना। जब भी आप इक्वल टू लगाते हो ना तो ये क्वेश्चन पूछो कि जब भी ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या 0 0 से छोटा होता है? नहीं ना। या आप कहीं किसे छोड़ो, हम लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में आ जाएगा आंसर। तो x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन जब आप ले लोगे ना तभी आगे बढ़ोगे। क्योंकि पहले तो ये बात कर लो x की वैल्यू निकालने वाले हो तो आप ये समझो कि इसके अंदर किसी भी तरीके से वैल्यू नेगेटिव ना है। अगर नेगेटिव आ जाएगी तो ये खुद ही डिफाइंड नहीं होगा, आप क्या इनइक्वालिटी निकालोगे। जब ये खुद ही डिफाइंड नहीं होगा तो फिर आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर कहीं प्रॉपर आंसर आपको निकलेगा ही नहीं। तो ये डिफाइंड कहाँ पे होता है? x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो कहीं ना कहीं ये डिफाइन होता है। अब इसका समस्या आपने सॉल्व कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो हमेशा पॉजिटिव है उसको इनइक्वालिटी से कोई झगड़ा नहीं है, वो अपना अलग खुश रहेगा, खुश रहेगा। तो ये चला गया। अब आप आ गए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। ये सवाल यहाँ तक आगे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन इसके पहले आपने जो कंडीशन रखी थी, कंडीशन कि ये डिफाइंड है, इसके लिए कंडीशन है, ये कंडीशन को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्योंकि इसी के बाद आप बात को आगे बढ़ाई थी कि ये इतना होगा तो ये डिफाइंड होगा, और ये डिफाइंड होगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, तभी इसको आपने उड़ा दिया था। लेकिन ये डिफाइंड होने के लिए जो कंडीशन है उस कंडीशन को हमें याद रखना है, उसको ध्यान रखना है। अब इसको उड़ाने के बाद जो बच रहा है वो x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, और यहाँ से सीधी सी बात है x प्लस 2, x माइनस 2 बचा लेस देन इक्वल टू 0। आप फटाफट इसको तो देख लिए। अब जो कंडीशन थी उस कंडीशन को फिर लेके आओ। कंडीशन क्या था? x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 हो गया और x माइनस 1 हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब यार देखो दोनों जगह कहीं ना कहीं कंडीशन मिली है, इस कंडीशन को हम अलग अलग लिखते हैं। पहले इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं। इस आंसर को हम चेक करते हैं तो यहाँ से मिला -2 और यहाँ से मिला +2। ठीक है, छोटी चीज़ है यार, प्लस माइनस प्लस, लेस देन वाला है तो माइनस वाला लेंगे, यानी -2 से 2 तक जाएगा। ओपन ब्रैकेट होगा, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपको फटाफट क्लियर होगा। अब कंडीशन को लाके यहाँ पे देखते हैं कंडीशन का क्या है। कंडीशन को लेके आते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करोगे, ये आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। क्लियर है, वेरी गुड। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे फटाफट हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, इससे आएगा -1, इससे आएगा +1। इसमें कुछ है नहीं क्योंकि बहुत सारे सवाल सॉल्व कर चुके हो, प्लस माइनस प्लस। अब कहीं ना कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है, यानी कौन वाला आएगा? केवल प्लस वाला आएगा। प्लस वाला कहाँ से कहाँ तक है? तो x की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ? तो x की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं -∞ to -1 और क्लोज ब्रैकेट, क्या रहेगा? क्लोज ब्रैकेट, एंड देन 1 से ∞, यानी ये पॉजिटिव वाला 1 से ∞। यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है यार, एक झगड़ा था शुरू में ही, उस झगड़े को सॉल्व करना था हमें, नहीं सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या झगड़ा था? वो ये झगड़ा था कि अगर ये वैल्यू 0 हो जाती, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है ना, तो सोचो यार ये वैल्यू 0 हो जाती तो टोटल वैल्यू 0 हो जाती। तो आप एक बार ये सोच के देखो कि अगर टोटल वैल्यू 0 हो रही है, टोटल की टोटल वैल्यू अगर 0 हो रही है, तो क्या ये सवाल, ये आंसर सही रहेगा? आप सोचो, इसको सॉल्व किए तो 0 आया, लेस देन 0, क्या 0 लेस देन 0 हो सकता है? 0 लेस देन 0 हो सकता है? नहीं। तो जब आप इसको भगा रहे हो तो ये भी देख लो कि कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा छोड़ के तो नहीं जा रहा है।
अगर ये जीरो हो जाता, अगर ये जीरो हो जाता तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जीरो लेस देन जीरो। क्या ये चीज करेक्ट है? नहीं, जीरो जीरो से छोटा नहीं होता, तो ये चीज रॉन्ग है। तो ये चीज रॉन्ग है, इसका मतलब इसके अंदर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, इसके अंदर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसके अंदर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी तो यहाँ से ये जो इक्वल टू वाला साइन है जो हम साथ में लगाए, इसको उड़ा देंगे, ये इक्वल टू वाला साइन उड़ा देंगे, और यहाँ पे जहीं इक्वल टू वाला साइन उड़ा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कल सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट की जगह क्या हमें मिलने वाला है, ओपन ब्रैकेट। माइंड इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन। यहां से हम कुछ उठा के लाए हैं तो हम क्या लेके आ रहे हैं ये एकदम समझना। ये कहीं कि इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू जीरो हुआ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और पूरा जीरो है तो क्या जीरो लेस देन जीरो होता है? नहीं, बात गलत हो गई। यानी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन आप नहीं ले सकते, उसको भी उड़ाओ भगाओ, है ना, और उसको लाके फिर सॉल्व किया तो हमें यहाँ से ये वैल्यू मिली और यहाँ से ये वैल्यू मिली, हमको दो दो वैल्यू मिली। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है, ये चीज़ तो यहाँ से आई इनको उड़ाने के बाद, तो इसे हमने यहाँ तक सॉल्व किया, और उसके बाद से जो कंडीशन थी उनको लाके यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिला। ये बात आपको एकदम पक्के तौर पे क्लियर हो गई होगी। अब ये क्लियर होने के बाद से सिंपल सी बात ये चल रही है कि कहीं ना कहीं इन दोनों को लाके एक जगह सॉल्व करें। अब इन दोनों को लाके एक जगह सॉल्व करने के लिए ये बात पक्का है कि आपको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और इरेज करने के बाद से हम दोनों आंसर को एक साथ लाके सॉल्व करते हैं। सी, ठीक है। इरेज करने के बाद से जो दो आंसर हम मेहनत करके लाए हैं उन दोनों आंसर को एक जगह लाके सॉल्व करते हैं। यहाँ x की वैल्यूज हम पा चुके हैं, इसे लाके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दो वैल्यूज हैं तो दो फ्लोर बनेंगे, है ना। -2 2 -1 1, तो यहाँ -2 के बाद -1 आता है, फिर आता है 1 और फिर आता है 2, कर दिया हमने। -2 to 2, तो -2 पे ओपन ब्रैकेट है और 2 पे ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट को लेते हुए हम कहीं न कहीं इसको बनाते हैं ऐसे, 2 पे ओपन ब्रैकेट -2 और 2 पे ओपन ब्रैकेट, तो इसको ऐसे -2 से 2 हो गया, ओपन ब्रैकेट था इसलिए हमने वहाँ सर्कल बना दिया। अब -∞ to -1, -1 पे ओपन ब्रैकेट है तो हम ऐसे ओपन करेंगे, सर्कल करेंगे और -∞ तक लेके चले जाएंगे। फिर है 1 to ∞, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 पे ओपन ब्रैकेट लेंगे और कहीं न कहीं इन्फिनिटी लेके चले जाएंगे। दो छत तैयार हो गया, लेकिन हम यही देखेंगे जब दो छत लगाए थे तो दो छत कहाँ कहाँ है, तो आपको अब वो दोनों छत दिख रहा होगा। दोनों छत जब दिख गया तो हम अब x का एक फुल सोल्यूशन, ये कहीं न कहीं अब इन दोनों को हम हटा देते हैं, छत बनाने के बाद हटा देते हैं, इनको यहाँ पे हमने डिपिक्ट कर दिया। अब कहीं न कहीं आप देखो इसे शेड कर लो और x की वैल्यू फटाफट लिख दिया जाए। x की वैल्यू क्या है, -2 से -1, सोचने वाली बात। यहाँ पे सर्कल है तो इसे ओपन ब्रैकेट, और इसमें भी एक सर्कल है तो ओपन ब्रैकेट, माइंड इट। फिर ये वाला सोल्यूशन देखो, ये क्या है 1 से 2, तो 1 से 2 लिख दिए। यहाँ पे भी सर्कल है, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे भी सर्कल एक है तो ओपन ब्रैकेट। दिस इज योर सोल्यूशन। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये सोल्यूशन क्या है, ये आंसर कितना आया, है ना, आपको क्लैरिटी हो रही होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बात इसके साथ हम फटाफट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखो तो हमारा 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना। हमने कुछ कंडीशन वाले भी क्वेश्चन उठाए, है ना, क्योंकि हमने बात करी थी कि अनडिफाइंड है या नहीं। मतलब आप जब इनइक्वालिटी निकाल रहे हो तो आप इस चीज़ को भी चेक कर लो कि सामने वाली चीज़ डिफाइंड है या नहीं। अगर सामने वाली चीज़ कहीं पे अनडिफाइंड है तो उस वैल्यूज़ को ध्यान देना होगा आपको। तो यहाँ पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं अगर x की वैल्यू कोई ऐसी आ जाए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो वो अनडिफाइंड है, तो उस कंडीशन को निकालना कि नहीं भाई अनडिफाइंड है तो उसको निकालो, जहाँ जहाँ अनडिफाइंड है उसे निकाल के फेंको। इसीलिए मैंने इस कंडीशन को निकाला था, क्योंकि ये तीसरा स्टेप मैंने बताया भी था आपको, अगर आप पहले 2 लेक्चर देख चुके हो तो, क्योंकि इसके सारे लेक्चर देख लो, इनइक्वालिटी ज़बरदस्त तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन जो बेसिक इनइक्वालिटी है वो आपको क्लियर हो जाएगा, तो कहीं भी किसी भी तरह के क्वेश्चन की इनइक्वालिटी आपको एकदम पक्के तौर पे क्लियर हो जाएगी।
आपको मेन लॉज अगर समझ में आ जाए, एक एक लॉज, मतलब आई एम नॉट लिविंग एनी लॉ, एक एक लॉज समझ में आ जाए इसको सॉल्व करने के लिए, तो फिर मिस्टेक नहीं होगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सो इट मस्ट बी क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 6। जनरल तौर पे हम 0 लिखते रहे, है ना। यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया तो क्या करेंगे, 6 आ गया तो क्या करेंगे, तो 6 को इधर कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। 6 को इधर कर लो, 6 आ गया तो, ठीक है। 6 को इधर करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 ऐसे आ जाएगा। अब यार इसका फैक्टर करना जानते हो, x माइनस 2 x माइनस 3 होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्या होगा, x स्क्वायर में पूरा करता हूँ, माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है क्या। तो यहाँ से x माइनस 6 हो गया, x कॉमन लिए अगर इन दोनों में से, और यहाँ 1 कॉमन रहा तो x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन लिए तो यहाँ आया x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यानी कहीं ना कहीं हमें दो वैल्यू मिली, एक मिला -1 यहाँ से, और यहाँ से मिला 6, तो यहाँ 6 हमने लिख दिया। अब ये वैल्यूज़ को देखा जाए तो सब पे 8 पावर है, सोचना नहीं है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अनडिफाइंड की बात सोचनी नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, तो ये भी हो गया। अब कहीं ना कहीं इसे नंबर लाइन पे ले लिए, वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू किसके किसके बीच होगी, तो x की वैल्यू -1 से 6 के बीच होगी। क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है तो माइनस वाला लेंगे, लेकिन लेस देन के अलावा इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू रहने का मतलब क्लोज ब्रैकेट लगेगा। इक्वल टू रहने का मतलब क्लोज ब्रैकेट है। इक्वल टू जहाँ इसमें आ गया, इक्वल टू आया सबको इंक्लूड करने के लिए, और जब सबको इंक्लूड हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, कि आप बाहर नहीं है, यहाँ इक्वल टू आ गया है। और इक्वल टू भाई साहब आएंगे तो कहेगा कि भाई सबको इंक्लूड करिए, किसी को भगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दोनों लोग को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। वो यहीं से डिसाइड होता है कि इक्वल टू लगा है या नहीं। तो यहाँ देखो लेस देन इक्वल टू भी है, ठीक है। ये दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें देखो कहीं ना कहीं इसका x का पावर मोर देन 1 है, तो इसको जनरली हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कहते हैं, जस्ट इट इज नेम इनइक्वालिटी, इसको पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कहते हैं, एक नाम है यार, बस नाम याद रखो। इसमें पॉलिनोमियल दिख रहा है इसलिए पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कहते हैं, बस इतना है। दिस नेम यू कैन रिमेंबर, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो एक पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप जानते हो, 10th में बहुत पढ़े हो। पॉलिनोमियल आ रहा है इसलिए पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कहते हैं। दिस इज जस्ट नेम। इस नाम के आधार पे आपको अलग अलग बहुत सारे लेक्चर्स मिलते रहते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आए और हर एक लॉज आपको क्लियर हो। मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं नाम पे नाम लिख दिया यार, अब आप पहचान जाओगे जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी होगा। यू शुड नो, यू नीड टू नो कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होगी। ये आपको जानने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, कौन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है, कौन कौन सी है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1 पावर 4, x प्लस 3, x माइनस 2 पावर 3, x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखो यार अपान में भी वैल्यू आ गई, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप की वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल में इन होता है, रेशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। मतलब इसमें ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखने लगा, समझो कि उसे रेशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो आप ऐसा इनइक्वालिटी आएगा तो उसे रेशनल कहोगे। इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पहला कंडीशन यही उठाता है, ठीक है ना। पहला कंडीशन यही उठाता है कि नीचे वाली वैल्यू जिन पे 0 है उनको पहले बाहर भगाओ, इन्हें बाहर निकालो। पहली चीज़ इनइक्वालिटी पढ़ाते समय कहीं ना कहीं आप, चूँकि ये सवाल आसान है यार, ट्राई कर लो खुद, मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन, जस्ट ट्राई इट। Pause the video and try it. I am waiting for some seconds. ट्राई कर लिया होगा, बहुत आसान है, बहुत आराम से कर चुके होगे। अब हम कहीं ना कहीं इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप फैक्टराइज,
हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप फैक्टराइज हो गया, दूसरा स्टेप है ब्रैकेट से जो वैल्यूज है उनको निकालो। तो ब्रैकेट से वैल्यूज को निकाल लें। यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई? -1। यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई? -3। यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आया? +2। और यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आया? तो देखो यार, यहाँ से वैल्यू नहीं निकल रहा है और इसका फैक्टर भी नहीं हो रहा है। ये है क्या? कर क्या रहा है ये? तो यार ध्यान से देखो, ये x² + 1 है। x² क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, x² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। x² कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा 0 होगा। ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब कम से कम इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। और 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा? 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू 1 से कभी कम होगी ही नहीं, क्योंकि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव पक्का है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू पक्का है, यानी ये पॉजिटिव होना ही है। अब कहने की पॉजिटिव का अगर x की वैल्यू 0 रख देते हो तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन +1 भी बगल में है तो 1 जुड़ जाएगा तो ये 1 होगा। यानी आप छोटी से छोटी इसकी वैल्यू अगर कुछ लिख सकते हो ना तो वो 1 लिखोगे। यानी कहने का मतलब जहन्नुस से भी अगर कोई वैल्यू लेके आते हो तो सारा वैल्यू मिलके और इस सवाल का, इस पोर्शन का आंसर पॉजिटिव ही लेके आएगा, यानी मिनिमम वैल्यू 1 ही लेके आएगा। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है। एक बात ये। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप चेक कर लो यार, डी b² - 4ac। b इसमें क्या है? x²। b इसमें है ही नहीं, x का कोफिशिएंट है ही नहीं। -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, यानी 0 - 4, यानी ये क्या है? नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव है। और उसके बाद से क्या चेक करो? a x² का कहीं ना कहीं x² के बगल में क्या है? 1, और दिस इज पॉजिटिव। अब मैंने बताया था कि अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या होती है? मैंने ये बताया था कि d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में ये वैल्यू क्या होता है? इसके बारे में मैंने क्या बताया था? ऑलवेज पॉजिटिव। ये दो इनइक्वालिटी के लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ, यानी ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, और ऑलवेज पॉजिटिव है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करने वाला है। सब इस साहब को नमस्कार करो, ये चले जाएंगे चुपचाप, है ना। पॉजिटिव भी है और 0 कभी नहीं हो सकते, ये 0 कभी नहीं हो सकते। आप कोई भी x की वैल्यू दे दो, 0 नहीं हो सकते। अगर ये कहीं न कहीं डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो एक चीज जरूर चेक कर लेना चाहिए कि भाई साहब 0 तो नहीं ना होंगे क्योंकि नीचे है और अगर 0 हो गए तो बात गड़बड़ हो जाएगी। 0 नहीं होने चाहिए, तो बस देख लो। इसीलिए तो मैंने इसको डिस्कस किया कि x² की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू अगर -2 रखोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4। नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो और बड़ी वैल्यू निकलेगी। एकदम मतलब 0 रखोगे तो सबसे कम वैल्यू निकलेगी, और उसमें 1 बगल में है, प्लस हो गया, आंसर आ गया 1, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी। आप कुछ भी रख दो, मिनिमम वैल्यू 1 होगी। जब मिनिमम वैल्यू 1 होगी तो ये बात भी पक्की हो गई कि इट इज नेवर इक्वल टू 0, ये कभी 0 होगा ही नहीं। जब 0 होगा ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं खड़ा करेगा। भाई साहब को नमस्कार करो, ये गए। अब कहीं ना कहीं जो वैल्यूज है उनको 1 by 1 लिखते जाओ। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है? तो यहाँ पे वैल्यू एक मिला है -1, एक मिला है -3, और एक वैल्यू मिला है +2। -3 यहाँ लिखेंगे ना, -3 -1 +2। यार ये तो क्लियर है आपको। अगर कहीं की इतनी बात क्लियर हो गई तो आप कहीं के आगे का स्टेप करते हैं, है ना। आगे का स्टेप क्या है? आगे का स्टेप ये है कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ऑड पावर जहां जहां होगा, ऑड पावर, उनमें साइन बदलता जाएगा। तो पहले शुरुआत करेंगे प्लस से। 2 कहां से आया? यहां से। पावर क्या है? ऑड, तो माइनस हो जाएगा। फिर -1 कहां से आया? यहां से। पावर क्या है? इवन, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि पावर इवन है। -3 कहां से आया? यहां से। इसका पावर क्या है? ऑड, तो यहां प्लस हो गया। आप देख सकते हो साइन कैसे कैसे बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद से हम क्या कह सकते हैं? इसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहा है, यानी केवल हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू उठानी है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू उठानी है। तो केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू हम उठा लेते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? -∞ to -3। x की वैल्यू -∞ से -3। 3 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा? तो ये बताएगा। यहाँ इक्वल टू है तो क्लोज हो गया। इक्वल टू भाई साहब है तो कहेंगे सबको क्लोज करो, किसी को जाने मत दो। इनफाइनाइट को कोई क्लोज नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा ओपन रहता है।
फिर उसके बाद से एक और वैल्यू है 2 to इन्फिनिटी, ये भी जा रहा है पॉजिटिव वाला 2 to इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को कोई क्लोज नहीं कर सकता इसलिए बाहर है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, है ना। और इसको रेशनल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आप ट्राई करें, पॉज द वीडियो एंड ट्राई, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर दैट। ट्राई करें और करके दिखाएं। लेट्स डू इट। आप कर चुके होंगे, क्वेश्चन कर चुके होंगे। अगर क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं आगे की बात करता हूं। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है यार, देख के समझ गए हो। करना क्या है इसमें, सबसे पहले 50 इधर है, 50 को एक साइड में लेके आओ, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 माइनस 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो फिर इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x, और ये क्या हो गया माइनस 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या हो गया, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे क्या हम तोड़ पाएंगे, तो यार समझ में नहीं आ रहा है टूटेगा कि नहीं, तो इसके लिए डायरेक्ट d निकाल दो, d बताएगा टूटेगा कि नहीं, है ना। तो d निकालेंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है माइनस 48। दिस इज 36 एंड 4 इंटू 48 क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो। दिस इज 2, 3 एंड दिस इज 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 192 एंड 36 प्लस करेंगे तो 8, 2 एंड 1, सॉरी 2 2 8। जस्ट सी इज दैट करेक्ट। ठीक है, 2 2 8 हो गया। 2 2 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो यार परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखो, कहीं ना कहीं ऐसा है, तो इसका सिंपली आप समझो कि जब भी कहीं ना कहीं फैक्टर नहीं मिलता है तो ऐसे केस में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज क्यों करते हैं, इसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। इस x की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे। कैसे निकलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी को रूट में लिखा जाता है, अपॉन 2 है। अब देखो माइनस बी की बात करी जाएगी तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, माइनस 6 में माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6। भाई b की वैल्यू माइनस 6 है, माइनस और लगा दोगे तो प्लस 6 हो जाएगा। और d की वैल्यू कितनी है 228, अपॉन कितना हो गया तो 2a, 2, और a की वैल्यू कितनी है तो x स्क्वायर के बगल में है वो a है, दैट इज 1। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इसको आगे समझते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यार निकलेगा 6 प्लस माइनस रूट, इसमें से 4 बाहर निकालोगे तो अंदर 57 बचेगा, जिसका आगे कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब 4 चूंकि कहीं ना कहीं 4 इसमें बचा है तो 4 को बाहर निकालोगे तो उसका रूट 2 होता है, तो 4 2 बन के आएगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं दोनों में से 6 और 2 में से अगर कॉमन निकालो तो 2 कॉमन निकल जाएगा। तो मैं 2 एक बार कॉमन निकालता हूँ, देखो कैसे निकालता हूँ। 6 है, 6 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 3, और इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 2 उड़ जाएगा, यानी बाहर कॉमन क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा 3 प्लस माइनस रूट 57, ये आंसर बचा है। ये x की वैल्यू निकल के आई है, ये x की वैल्यू निकल के आई है। आप कहोगे सर ये x की वैल्यू निकालने की क्या जरूरत थी, तो आप किया करते थे, याद करो आप किया करते थे। तो कब करते थे सर, मैं बताता हूँ, अभी आपको याद आ जाएगा कि आप ये किया करते थे कि हर ब्रैकेट से x की वैल्यू निकाला करते थे। तो उस तरीके का कुछ यहाँ भी करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ करता था। तो एक बार रूप दे देंगे, फिर वो दिखाएंगे कि x की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो x की वैल्यू निकल गई, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज करके आगे की चीज़ लिखना चाहता हूँ, तो जस्ट नोट इट डाउन। मुझे लगता है ये बात तो आपको फटाफट समझ में आ गई, क्योंकि ये सारा कहानी तो अभी 10th का चल रहा है ना। सो आई एम इरेजिंग दिस, और मैं केवल आंसर पे पहुँचता हूँ। इसको इरेज करके हम आंसर को देख लेते हैं। बस आंसर को छोड़ दिए और सबको इरेज कर दिए। यहाँ से x की 2 वैल्यूज हमें मिली, दैट इज 3 प्लस माइनस रूट 57। इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस रूट 57 एंड 3 माइनस रूट 57। 2 वैल्यूज हमें मिल गई। इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ लिख सकते हो। तो 3 माइनस रूट 57 पहले होगा क्योंकि भाई यहाँ घटाया जा रहा है, और 3 प्लस रूट 57 बाद में होगा क्योंकि यहाँ जोड़ा जा रहा है। छोटी सी बात है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साइन लोगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस अगर साइन लोगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो प्लस वाला आप लोगे, प्लस वाला लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू देखी जाए, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू, ये क्या है 3 माइनस रूट 57, ठीक है। और यहाँ इक्वल, यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगेगा कि नहीं, तो यहाँ देख लो इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा ही। और फिर दूसरा क्या होगा 3 प्लस रूट 57 टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हो ऐसी वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आया। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल हमने सॉल्व किया इसमें इर्रेशनल वैल्यू का बहुत ज़्यादा डिस्कशन था, तो ये कौन सा हो गया, इर्रेशनल इनइक्वालिटी। इरेशनल वैल्यूज आपको देखिए, रूट में वैल्यूज देखिए जो टूट नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे इरेशनल इनइक्वालिटी में ले सकते हो। और ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनके सॉल्यूशन को बना के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपको ये बात पक्के तौर पे समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हो रहा है ना। अब जनरल तौर पे क्या है कि इसको एक जनरल रूप भी दे सकते हैं, ऐसे करके हमने सॉल्व कर दिया। आप कह सकते हो कि इसको सर दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, तो इसको मैं इरेज करूं। अगर मैं x की वैल्यू निकाला था तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, x माइनस 3 माइनस रूट 57 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस रूट 57 आ जाएगा, ऐसे रहता, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहाँ से वैल्यू यही दोनों निकल के आती, यही दोनों वैल्यू आप लिखते और फिर कहीं ना कहीं सॉल्व करते। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वैल्यू ही आप निकालते हो, तो x की वैल्यू 3 माइनस रूट 57, यहाँ से x की वैल्यू 3 प्लस रूट 57, जिसको बना के मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है। तो ये एक स्टेप मैंने लीव कर दिया था, उस स्टेप का कोई मतलब नहीं था क्योंकि करना वही था, वैल्यूज निकालनी थी। तो इसका फैक्टर करने पे इर्रेशनल वैल्यूज भी आ सकती हैं, और जब भी फैक्टर करने पे फैक्टर करता हुआ दिखाई नहीं देता है, इर्रेशनल वैल्यूज आती हैं, तो इसका फैक्टर करने के लिए हम किसका हेल्प लिए हैं, जस्ट नाउ हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का हेल्प लिए हैं। इसीलिए आप भी क्वाड्रेटिक फार्मूले का हेल्प लोगे तो ये सॉल्व होगा। तो जब भी इर्रेशनल इनइक्वालिटी आने वाली है तो ऐसे केस में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जस्ट ट्राई इट, ये क्वेश्चन पक्के तौर पे आपसे हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही चल रहा है इर्रेशनल इनइक्वालिटी जैसा। जस्ट सी दैट एंड डू दैट। हम इस क्वेश्चन को दोबारा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हो सकता है आपको नया लग रहा होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्राई इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, आई एम वेटिंग। अब आपके पास ये सवाल है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसे आप ट्राई कर लिए होगे। इसका हमें फैक्टर करना है, फैक्टर करना है तो यार मुझे फैक्टर नहीं दिख रहा है, फैक्टर नहीं दिख रहा है तो करूंगा क्या, डी पहले निकाल लेता हूँ। डी कुछ दिशा निर्देश करेगा, क्योंकि डी पहले तो ये बताएगा इसका फैक्टर तुम्हें निकालना है कि छोड़ो इसे जाने दो, इसका आगे कुछ करना है कि नहीं, ये डी बताएगा। डी से क्या है, डी निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट जो कि आप 10th क्लास में निकालना सीख चुके हो। बी क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर, माइनस 4a, a कितना है 1 और c कितना है 2, तो ये हो गया 36 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 28। डी 28 आया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं आप फैक्टराइज सिंपल फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो सकता था। यहाँ पे आप मेथड लगाओगे x फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड लगाओगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है b प्लस माइनस रूट डी। डी को चूंकि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा करते थे, जो मैं निकाल दिया हूँ, इसलिए अब डायरेक्ट केवल मुझे डी लिखना रह रहा है। ये बात समझ में आना चाहिए, अपॉन 2 है। माइनस बी की बात करी जाएगी, तो माइनस बी की बात करें तो माइनस ऑफ माइनस बी एंड बी इज -6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 28 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 28। रूट 28 को देखो तो रूट 28 को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 28 को क्या 4 × 7 लिख सकता हूँ, 4 × 7 लिख सकता हूँ। तो 4 को बाहर जो ही निकालूंगा तो 4 यहाँ पे 2 बन के बाहर आके बैठ जाएंगे, अपॉन 2 पड़ा हुआ है। अब सोचो यार, 2 से इसे डिवाइड करना है तो दोनों में से 2 हमें कॉमन लेना होगा।
2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 कॉमन लेना होगा तो 6 क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा 3। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 पूरा बाहर निकल जाएंगे और आ गया 2 बाहर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ होगा 3 + -√7। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं इससे निकलने वाली हमें 2 वैल्यूज निकल चुकी हैं, एक 3 + √7 और एक 3 - √7। आप कहीं ना कहीं 2 वैल्यूज जब निकल गई तो आप इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इतने प्रोसेस के बाद से आपने x की 2 वैल्यूज निकाल ली। 2 वैल्यूज जब आपने x का निकाल लिया तो कहीं ना कहीं आप इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैं ये मान के चलता हूँ, है ना, ताकि मैं अगला स्टेप मैं इसको इरेज करके लिख सकूँ। जस्ट डू इट। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए और मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, हमें सब करने के बाद से मिला क्या, x² - 6x + 2 से मिला कि इसके 2 वैल्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं इसे अगर लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक फैक्टर ऐसा और दूसरा फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। पॉइंट है कि इन दोनों से वैल्यू यही दोनों निकल के आएगी, तो कहीं ना कहीं ला के यहाँ पुट करो। 3 - √7 पहले होगा, 3 + √7 बाद में होगा। सोचने वाली बात है क्योंकि √7 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट लिखेंगे, बात यहीं से ख़त्म शुरू होनी है। अब कहीं ना कहीं यहाँ ग्रेटर देन हो तो प्लस वाला आप लोगे, तो x की वैल्यू लिखते समय क्या करोगे, -∞ से 3 - √7 और इधर प्लस वाला है तो 3 + √7 से इन्फिनिटी के सामने ओपन ब्रैकेट पक्का होता है, लेकिन इनके सामने ब्रैकेट कौन सा लगेगा, यहाँ चेक करो, क्या यहाँ इक्वल टू है, नहीं, इक्वल टू नहीं है तो यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको एंड अप करने के लिए एक क्वेश्चन मैं ज़रूर करूँगा ताकि कहीं ना कहीं आपको बात समझ में आ जाए। दैट इज़ योर 7th क्वेश्चन। मैं यहीं पे चेंजेस कर रहा हूँ, है ना, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं बदलाव कर दे रहा हूँ। जस्ट आई एम राइटिंग इट 10, आई एम राइटिंग इट 10। सवाल में मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। 10 लिखने से क्या बदलाव हुआ, तो ये जो स्टोरीज हैं इसे हम हटाते हैं। ठीक है, और हम सवाल का रूप बदल चुके हैं। अब तक इरेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे आने के बाद से फिर से मैंने बोला कि जब भी ऐसा कुछ आता है कि इसका फैक्टर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसका फैक्टर दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बनता है तो फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा है तो फटाफट पहले आप डी निकालोगे। डी निकालने के लिए क्या करोगे, डी निकालने के लिए b² - 4ac लिखते हैं। नया सवाल मैंने बना दिया। अगला सवाल b² - 4ac, b की वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर 36, 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है 10, तो 4 10 जा 40 यानी 36 - 40। 36 - 40 क्या होगा, -4। क्या होगा, -4। -4 तो लेस देन 0 है, इसका मतलब d लेस देन 0 है। ये बात पक्की हो गई। d लेस देन 0 है, अगर ये बात पक्की हो गई तो अब दूसरी बात की करते हैं, a की बात करते हैं। तो a = दिख रहा है 1 यानी दिस इज ग्रेटर देन 0। अब मैंने ये बात करी थी कि अगर d लेस देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, एक साथ ऐसा हो तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव अगर मैं इसे कह दूं, इसे मैं कहूँ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब समझ जाना यार। ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड मैंने इस्तेमाल कर दिया, कहने का मतलब इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, कोई वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इसमें कोई वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, हाँ कोई वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये तो यही सवाल ही है कि ये कब कब ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ये सवाल में तो ये है ना कि दिस इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करो। यानी ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि ये वैल्यू कब कब ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये कह रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब इसमें कोई वैल्यू डालोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा ही, कोई वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा ही। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो हर बार ये ग्रेटर देन 0 होगा ही, यानी यू कैन पुट एनी वैल्यू। अगर आप कोई वैल्यू डाल सकते हो तो इसका मतलब यू कैन पुट एनी वैल्यू, यानी यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ द रियल नंबर। आप किसी वैल्यू को जब इसमें डालोगे तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव ही आएगा, तो हमेशा के लिए सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, रियल नंबर। इसी क्वेश्चन को मैं 8th क्वेश्चन कर देता हूं, जस्ट सी राइट, है ना। मैं इसे 8th करता हूं।
ओके, मैं थोड़े थोड़े बदलाव करता हूँ, थोड़े थोड़े बदलाव, ताकि कहीं की कोई डाउट ना रह जाए। मैं इसे 8th क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ऐसा, ऐसा कर दिया, सब सेम है, बस ऐसा मैंने कर दिया। आपने पूरा ये फंक्शन करना है आपको, है ना। और ये बन गया आपका 8वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, सारा आपने किया। लेकिन एक बात यहां पूछा, ऑलवेज पॉजिटिव ये है, ये हमेशा पॉजिटिव है, हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये लेस देन 0 कब होगा। यानी पूरा सवाल ये कह रहा है कि दिस वैल्यू इज लेस देन 0, तब x की वैल्यू बताओ। यानी ये सवाल पूछ रहा है कि x की वैल्यू तब बताओ जब ये लेस देन 0 होगा। यानी सवाल पूछ रहा है कि x की वैल्यू तब बताओ जब ये वैल्यू लेस देन 0 हो रहा है। तो क्या कभी ये वैल्यू लेस देन 0 होगा? नेवर, क्योंकि ये तो यही डिस्कस हुआ है कि x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कभी लेस देन 0 होगा? नेवर। तो यहाँ पे x का आंसर तुरंत क्या हो जाएगा? 5, नो आंसर। यहाँ पे x का आंसर क्या हो जाएगा? 5। x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर पाए, x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जब ये माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, ऐसी कोई वैल्यू x की है ही नहीं। सो दिस वाज ऑल। इनइक्वालिटी 3 में यही सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। इसके बाद से आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे, और इनइक्वालिटी का जो बेसिक पोर्शन है दैट इज मॉडुलस इनइक्वालिटी बनता है, उसके बाद से वेवी कर्व मेथड भी बनता है, जो कि एक फॉर्मेलिटी है, वो अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। इनइक्वालिटी का जो एकदम पूरा बेस है ना, एकदम द होल बेस विल बी क्लियर टू यू, है ना। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी आती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में ये प्रॉब्लम है कि उसे ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का बेसिक लॉजिक आपको आ गया। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय ये लॉजिक मैं पूछूंगा तो आप कर लोगे, है ना। तो जो जरूरी था वो आ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री में तो देख लेंगे और सब। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।